दोस्तों, जियोग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। और ये क्लास स्पेशल रूप से है रीट के लिए। और जियोग्राफी का दूसरा बिंदु है अपना जलवायु। जो पहला बिंदु था भारत का एक सामान्य परिचय, उसकी जो भौगोलिक स्थिति वो हमने पूरा कर लिया है, उसका टेस्ट भी ले लिया है और आपके द्वारा वीडियोस बहुत पसंद किए जा रहे हैं। बाकायदा जो है मुझे पुनर्बलन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स हैं, आप लोगों के लाइक्स हैं। तो जलवायु जो है, पहले हम यहाँ ये नोट्स के माध्यम से देखेंगे। पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरे जो पहले के जो रीड से संबंधित 6 वीडियोज़ है, उनको भी आप इस वीडियो के लास्ट में आपको जो एक बॉक्स आएगा वीडियो का, उसमें देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, अगर आप आरएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या आपको अन्य मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप देखिए लॉ एजुकेशन चैनल, जो आपको यहाँ ऊपर आई बटन का मतलब है जो आई बना हुआ आ रहा है ऊपर, यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और मेरे जो बाकी वीडियोज़ है वो भी आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। मौसम, किसी एक स्थान की जलवायु का मतलब जलवायु की दशा, जलवायु, तो इसमें मौसम आ जाता है। मौसम होता है किसी एक स्थान की थोड़े समय की, एक दिन या सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आज मौसम अच्छा है, आज मौसम खराब है, आज मौसम सुहावना है। जैसे मैं बता दूं, आज ही हमारे यहाँ खेत वाली साइड में ओले पड़े, और इतने ओले पिछले 30-40 वर्षों में नहीं पड़े। कम से कम 2-2 फीट की परत बन गई। जलवायु, किसी स्थान की लंबे समय तक की मौसम की दशाएं। कमेंट करना, देखें कितने वर्ष की लगभग अनुमानित, 30 वर्ष की लगभग अनुमानित। तो लंबे समय तक जो है मौसम कैसा रहता है, उसकी दशाएं। अब मान लीजिए मौसम तो बदलता रहता है, मगर जलवायु जो है वो लगभग पिछले 30 सालों में क्या स्थिति रही है, सर्दी कितने दिन आती है, गर्मी कितने दिन आती है, वर्षा ऋतु कितने दिन रहती है, तो वो सब चीज़ें मिला के जलवायु बनती है। मौसम सेवा केंद्र पुणे में है। तो एक बार तो हम ये देखेंगे, उसके बाद अब अपन मैप का भी प्रयोग करेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स जो है अपने, उनको भी देखेंगे। 4 ऋतुएं, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु, ये इनका समय है 15 दिसंबर से मार्च, मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर। इसी को ध्यान में रखें क्योंकि यही है जलवायु का टॉपिक। तो जून से सितंबर, और ये फिर शरद ऋतु सितंबर से दिसंबर। आगे चलते हैं। शीत ऋतु, इस समय करीब जनवरी फरवरी में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभों और जेट स्ट्रीम, अब ये जेट स्ट्रीम क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे अभी वीडियो में, के कारण उत्तर भारत में मुख्यतः राजस्थान में वर्षा होती है। इसे महावट या मावट कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए अमृत के समान होती है, क्योंकि इससे रबी की फसल जो है पकने में फ़ायदा मिलता है। इन्हीं दिनों तमिलनाडु के तट पर उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अब ये मानसून लौटता कैसे है, तो ये भी हम मैप के माध्यम से आगे समझेंगे। एक बार इन फैक्ट को आप देख लो, और इनको आपको चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप पढ़ लेना, चाहो तो उसका प्रिंट करवा लेना, जैसी आपकी इच्छा। ग्रीष्म ऋतु में कुछ क्षेत्रों में तीव्र आर्द्र हवाएं, आंधियाँ चलती है जो गरज के साथ बारिश करती है। यानी मार्च से लेके मई, आपको पता है ना, अपने बारिश आने से पहले ही मई में आंधी आती है। आंधियों के साथ में पहले आंधी से दस्ट आ जाती है और उसके बाद में फिर बारिश आ जाती है, ज़्यादातर बारिश आ जाती है। तो इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहते हैं। पूर्वी भारत में इनको नार्वेस्टर कहते हैं। अब पूर्वी भारत में बंगाल में या पश्चिमी बंगाल में इसको काल वैसाखी कहते हैं। तो ये प्रश्न पिछली बार रीट में पूछा गया था। पिछली बार का मतलब पीछे वाली कोई किसी एक भर्ती में, या 15 या कौन से में याद नहीं आ रहा मुझे, पूछा गया था। असम में बारदोली झींडा कहते हैं। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कॉफ़ी की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। केरल में इसको फूलों की बौछार कहते हैं। और कुल मिलाकर दक्षिणी भारत में इसको आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये आम को पका देती है और पका के गिरा देती है, फिर बाजार में आ जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा, लगभग मई के माह में आम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है मानसून से पहले, यानी मानसून तो आता है जून जुलाई, तो ये हो जाती है लगभग अप्रैल मई इन दिनों। तो ये आपको याद रखने हैं इनको। आगे
लू लू जो है उत्तर पश्चिमी भारत में चलती है, विशेषतः मरुस्थल में। आप जानते हैं गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं, शुष्क का मतलब इनमें जल की नमी की मात्रा नहीं होती। भारत की 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब इसको भी हम देखेंगे कि कहाँ से उत्पत्ति होती है, कैसे ये मुड़ता है, कैसे जाता है। इसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर वाले से 65%, ध्यान में रखें इंपॉर्टेंट, और बंगाल की खाड़ी वाले से 35% जो है वो होता है। और जबकि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में इसका उल्टा है क्या, कमेंट करके बताएं कि ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से होती है, अरब सागर से होती है। भारत में सर्वप्रथम मानसून 1 जून को केरल में, याद रखें केरल 1 जून को, वह राजस्थान में 15 जून के करीब बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, जो अरब सागर शाखाओं से आते हैं। अपने पास में तो अरब सागर ही है, तो इधर से ही अपने पास ही आएगा। तो 15 जून राजस्थान में, याद रखें तो 15 जून है ये, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी का मानसून भीषण बारिश करता है, और अतः माचिनराम मेघालय का विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 1141 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक। तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया, यानी वहां पे वर्षा हो नहीं पाती, मानसून आता है फिर भी वो पास से गुजर जाता है कुछ पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र की वजह से, उसे बोलते हैं वृष्टि छाया, वर्षा रहित क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पर्वत वर्षा को रोक लेते हैं। परंतु देखो ईश्वर का सिस्टम, प्रकृति का सिस्टम, कि वहाँ लौटते हुए मानसून से फिर जो है कुछ बारिश हो जाती है। शरद ऋतु यानी वर्षा ऋतु के बाद में मानसून प्रत्यावर्तन, वापस लौटने का, यानी जो बादल गए हैं ना, तो वो हवाएं से वापस आती है तो कुछ नमी लाते हैं, तो उससे भी बारिश होती है। इस समय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात के तटों पर भयंकर उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान भी आ जाते हैं। तो ये तूफान कब आते हैं, ये वर्षा ऋतु के अंत के टाइम लगभग, और अंत के बाद, यानी ये जो महीना है लगभग सितंबर अक्टूबर वाला जो महीना, जून जुलाई सितंबर तो हो गया वर्षा ऋतु, सितंबर के बाद अक्टूबर के लगभग। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब इसको भी हम देखेंगे, अभी मानचित्र आ जाए उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि कर्क रेखा से ऊपर वाला है उपोष्ण और नीचे वाला उष्ण, पृथ्वी के 4 कटिबंध, वो सब अपन देखेंगे। एक विद्यार्थी ने यह भी कमेंट किया है कि वीडियो थोड़ा बड़ा भी बनाए, जैसे कल वाला 20-22 मिनट का था, तो वो मैटर पे है दोस्तों, और कभी कभी थोड़ी अपनी जो व्यक्तिगत जो मानसूनी दशा है तो उस पर भी निर्भर करता है। तो कई बार 30-40 मिनट का हो जाए तो भी आप बोर मत होना, और आनंद लीजिए। आप अगर पढ़ने का आनंद ले रहे हो तो आप बोर हो ही नहीं सकते। प्रशांत महासागर की अल नीनो गर्म जल धारा को भारत के मानसून को प्रभावित करती है। अब ये अल नीनो क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, ये भी अपन देखेंगे। तो प्रशांत महासागर की अल नीनो गर्म जल धारा है ना, ये भी, और ये 4-5 सालों से जो है ना ये अपना प्रभाव डालती है। तो ये अपने इसमें अभी नीचे हो रहेगा ना थोड़ा सा, ये मानसून प्रभावित करती है। वर्षा का वितरण देख लो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये जून से सितंबर जो है इससे अपनी बारिश होती है। वर्षा ऋतु में कितनी 73% वर्षा अपने पूरे भारत में इसी से होता है, इसी मानसून से। फिर जो लौटता हुआ मानसून है अक्टूबर से दिसंबर, वो भी 13% के लगभग बारिश करा देता है। फिर वो जो पूर्व मानसून है जो पहले आ जाता है ना, मानसून से पहले की बौछारें, वो काल बैसाखी वगैरह, अम्र वर्षा वगैरह, वो है मार्च से मई, 10% बारिश वो भी कर देता है। और जो मावठ आती है सर्दियों वाली, उत्तर पश्चिमी मानसून भूमध्य सागर वाला, जेट स्ट्रीम वाला, वो जनवरी फरवरी में 2% वो करवा देता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 100% बारिश हो जाती है। ओके, अब अपन रुख करते हैं बुक्स का, और यहाँ से आपके बहुत शानदार समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चौथा पार्ट है ये जलवायु। तो इसमें आप देखिए जो मैंने अंडरलाइन कर रखा ना ग्रीन, वो ही आपके काम का है, वहाँ से प्रश्न बन, बाकी आपकी इच्छा, आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, भाई अब ये तो आपको क्या पढ़ना है कि मुनि वस्त्र क्यों पहनते हैं, ये बच्चों के लिए होता है कि उनमें जिज्ञासा पैदा हो। आपके अंदर तो जिज्ञासा रेट की पोस्ट है, बहुत बड़ी जिज्ञासा अपने आप ही पैदा करती है, वो एक लक्ष्य जो होता है वो टारगेट। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष के अधिक से मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो आप समझ गए होंगे, 30 वर्ष लगभग और लंबे समय की स्थिति, तो विविधता का कुल योग जलवायु है।
मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। विशेष समय का मतलब जैसे मान लीजिए आज का दिन या कुछ दिन कुछ सप्ताह है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब यानी दाब कैसा है हवा का, कम या ज़्यादा, पवन हवाएं कैसी चल रही है, आर्द्रता यानी नमी है कि नहीं है, वर्षण एक ही होते हैं, यानी ये जलवायु के तत्व है। ठीक है। फिर अगली साइड में आपके ये है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द, ध्यान रखें अरबी भाषा के मौसम से हुई है, बस ये याद रखना आपको। ये भी शायद किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मौसम मौसम से बना है, मौसम मतलब मानसून। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। अपन सामान्यतः बात करते हैं ना गर्मियों में कि भाई मानसून आने वाला है, मानसून आ रहा है, अखबारों में आता है, टीवी में आता है। तो वो यानी एक वर्ष में वायु की दिशा दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ऋतु के अनुसार वायु की दिशाएं बदलती है दोस्तों। कई बार अपन बात करते हैं ना कि पूर्वाई चल रही है, कई बार कहते हैं आथुनी चल रही है, किसान लोग ऐसे बातें करते हैं। तो वो हवाओं के अनुसार, तो अब समुद्र वाली साइड से हवाएं आएंगी, इसका मतलब मानसून आ रहा है। जमीन साइड से आ रही है तो कुछ नहीं आ रहा, उसमें शुष्क है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि मानसून के अनुसार अपनी जलवायु बदल जाती है। अब सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में तापमान -45 डिग्री हो जाता है, तो तिरुवनंतपुरम में केरल में 22 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब भारत बहुत बड़ा है और यहाँ एक ही मौसम में अलग अलग दशाएं पाई जाती है, यानी सर्दी में भी कश्मीर में बहुत सर्दी, तो केरल में कोई खास सर्दी नहीं, 22 डिग्री। अब दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री, पानी मतलब अंगुली जल जाए डाले तो, और उसी रात में वह 15 डिग्री हो जाता है। तो कहने का मतलब रात में 15 डिग्री है, यानी कंबल की आवश्यकता पड़ेगी, सो रहे हैं तो, और दिन में हालत ख़राब है। तो ये क्या है? ये मिट्टी की विशेषता है। जो मिट्टी है ना, तो वो क्या करती है कि जल्दी उस जो उष्मा को सोखती है और उसको छोड़ देती है। तो इसे कहते हैं दैनिक तापांतर। जबकि केरल में और अंडमान निकोबार उस क्षेत्र में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है, सम जलवायु। और ये सामान्यतः समुद्र के किनारे जो स्थान है ना, उनमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे मुंबई है, केरल वाला इलाका हो गया। तो आगे चलते हैं। आनंद आ रहा है ना? तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक तो बनता ही है, और कम से कम आपके जो खास मित्र है, दोस्त है, उनको भी बताएं, वो भी लाभान्वित हों। व्हाट्सएप से शेयर कर दिया करो, फेसबुक है, जैसे भी आपको उचित लगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा तो कर लो, और वो घंटी वंटी बजा दो ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में, अब भिन्नता भारत में देखो वार्षिक वर्षा में भी है। मेघालय में जहाँ 400 सेमी वर्षा हो जाती है, वही लद्दाख, ध्यान रखें लद्दाख, और पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर वाला इलाका, वहाँ 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। तो ये भारत की क्षेत्रफल की अधिकता और जलवायु की विविधता के कारण। कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट पर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में हो पाती है। कैसे? लौटते हुए मानसून से, जाते समय वो रह जाता है वृष्टि छाया में। सामान्य रूप से वो वृष्टि छाया वाला प्रश्न सेकेंडरी एग्जाम में और कई एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। तमिलनाडु सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। जो तट है ना समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र का जल विशाल जल है, तो उसमें दिन का और रात का जो तापमान है ना, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ पाता उसमें। उत्तरी मैदान का मतलब नदियों वाला किनारा, गंगा यमुना में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इंपॉर्टेंट, यानी कि पूर्व जैसे असम, मेघालय और वो इलाका है, उधर से हम धीरे धीरे पश्चिम यूपी, फिर धीरे धीरे राजस्थान की ओर आएंगे तो कम होती जाएगी ना, उधर ज़्यादा इधर कम है। कारण कि वही मानसून और पहाड़ियाँ वगैरह वो स्थिति। जलवायु व नियंत्रण याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। उसमें ये दे दिया और एक मान लीजिए कोई और दे दिया, तो ये अपन देंगे आपको क्वेश्चन में। अक्षांश जो है, अक्षांश कितना है, किस डिग्री पे है, 23 पे है, 0 पे है। तुंगता ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी निर्धारित करती है। वायुदाब कैसा है, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, और उच्चावच यानी ऊंचाई पहाड़ियाँ वगैरह। तो इनको आगे देखें। तापमान विषुवत वृत्त के से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। विषुवत वृत्त जो है बीच वाला, ये आप इस देख सकते हैं पृथ्वी का ये, तो इसमें क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है, बाकी कम होता है। ऊंचाई के साथ भी फर्क पड़ता है।
पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है, कारण कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो ऊंचाई पे तो तापमान कम होता जाता है। और इसके अलावा जैसे वायुदाब, ये निर्भर करता है समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र के आसपास वाले जो इलाके हैं वो उन पे वायुदाब एक सा रहता है। महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में सर्दी, इसे कहते हैं महाद्वीपीय अवस्था, तो ये भी प्रभावित करती है, यानी हम समुद्र से कितनी दूर है। महासागरीय धाराएं जो चलती है समुद्र में गर्म और ठंडी, वो भी उन तट को और क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये जो तत्व है ना, जैसे अक्षांश, कितने अक्षांश पे कोई देश है, कितनी ऊंचाई पर कोई देश है, वहाँ वायुदाब कैसा है, समुद्र से कितना दूर है। अब एक तो मंगोलिया है, मान लो बहुत दूर है, एक जैसे मान लो मुंबई है, फर्क पड़ेगा ना। और महासागरीय धाराएं से कितनी दूर है वो, उच्चावच पहाड़ियाँ वगैरह कैसी है। उच्चावच महत्वपूर्ण कारक है। पवन, पर्वतों के पवन भी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, जैसे ये पर्वत है। अब इधर से बारिश आ रही है तो इधर तो बारिश हो जाएगी, परंतु पीछे वाला ढाल, ऊपर से बादल चले गए, पीछे वाला ढाल जो है ना, पवन के अभिमुख, पवन के विपरीत वाला ढाल, वो सूखा रह जाता है। अब इसको आप थोड़ा सा देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये बनाया है ये पृथ्वी के कटिबंध। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर वाला जो दिख रहा है ना कटिबंध, ये विषुवत रेखा और इसके ऊपर नीचे 23 डिग्री तक है, ये है उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म कटिबंध, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इसलिए गर्म है। जो गर्म क्षेत्र होगा तो गर्मी पाके हवा क्या होगी, फैलेगी। तो जहाँ गर्मी, यहाँ गर्मियों के दिनों में हवा फैलती है और फिर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और फिर वो जो उच्च वायुदाब है उनकी ओर ये बढ़ता है। शीत, ये जो ब्लू कलर में है, ध्रुवों वाला शीत कटिबंध है। और उष्ण के ठीक ऊपर ये जो थोड़ा सा है, ये है उपोष्ण कटिबंध, यानी कुछ कम गर्म। और ये जो येलो कलर में है, ये है शीतोष्ण। तो 4 कटिबंध हो गए पृथ्वी पर, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। ठीक है, ध्रुवों की ओर बढ़ते क्रम में दोनों साइड। अब भारत में कौन सा है, कर्क रेखा के ऊपर वाला तो कहलाएगा उपोष्ण, और कर्क रेखा के नीचे वाला उष्ण, क्योंकि 23.5 डिग्री इसकी सीमा रेखा है कर्क और मकर तक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो एक तो क्या है, अक्षांश। भारत कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री से 37 डिग्री, 23 डिग्री बीच में से जा रही है, तो हम लगभग उष्ण कटिबंध वाला इलाका है आधा भारत। तो कर्क व्रत के दक्षिण में आधा भाग, तो कर्क के दक्षिण में ना कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, पता ही आपको। तो वो क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध। कर्क व्रत के उत्तर में स्थित शेष है उपोष्ण कटिबंध, यानी वो तो गर्म है और ये थोड़ा कम गर्म है। ऊंचाई भी है, हिमालय पर्वत लगभग 6000 मीटर। अब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं हिमालय पर्वत को, कम से कम 2 घंटे। तटीय क्षेत्र भी विशाल है, अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। ऊंचाई भी प्रभावित करती है। वायुदाब और पवन ये भी प्रभावित करते हैं कि वायु का दाब कैसा है। सर्दियों में वायुदाब ज्यादा रहता है, वायुदाब का मतलब वायु घनी रहती है, और पवन हवाएं, वायुदाब धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु, आसमान के ऊपर कुछ वायु चलती रहती है, पश्चिम से आने वाली वायु, विक्षोभ, उष्ण कटिबंध, चक्रवात, ये भी अपन देखेंगे। तो उत्तर पूर्वी भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाला आधा गोला, उसमें उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध कौन सा, कर्क रेखा से ऊपर वाला, तो वहाँ दाब पट्टियाँ से उत्पन्न होती है ये पवनें, और ये दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित, दाहिनी ओर यानी हवा जा रही है तो दाहिनी ओर यानी इधर मुड़ जाती है, यूं ऐसे मुड़ जाती है। विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, विषुवत की तरफ बढ़ती है ये, यानी उपोष्ण से उष्ण की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि ये स्थलीय भागों से उत्पन्न होती है। अब एक सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो वर्षा वाली जो पवनें है वो किससे किधर जाती है, समुद्र से धरातल की ओर, यानी समुद्र से आ रही है तो उसमें साथ में नमी आएगी, जमीन से आ रही है तो उसमें सूखी रहेगी ना, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके कई कारण हैं। अल नीनो है, कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी घूमती रहती है ना, यूं अपनी धुरी पे घूमती है, किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी तो सूर्य पूर्व में उदय दिखा देता है पप्पू। ठीक, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण
इस पर बल लगेगा। यानी कोई चीज़ ऐसे घूम रही है कंटिन्यू, तो जैसे मान लीजिए अपन खुद ही घूम रहे हैं, अपन चल रहे हैं, तो अपन चल रहे हैं तो अगर मान लीजिए अपने बाल जो है हवा से उड़ेंगे पीछे की ओर, या अपन कोई चीज़ कागज डालेंगे तो पीछे की ओर जाएगा ना। तो इसी तरह से इस बल के कारण पाँव ने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम या कोरियोलिस बल कहते हैं। तो अब आपको हालांकि वहाँ को लिख के तो आना नहीं है, तो आप समझ जाएंगे जैसे। और ऑप्शन देख के पकड़ लोगे आप। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। सर्दियों में हिमालय जो है, हिमालय के उत्तर का मतलब हिमालय के उस साइड उच्च दाब होता है, चाइना साइड। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उच्च दाब निम्न दाब से क्या होता है कि जहाँ निम्न दाब है ना, जहाँ हवा विरल है, घनी नहीं है, कम है, गर्मी से फैल जाती है हवा और कम हो जाती है, तो उस क्षेत्र को भरने के लिए जहाँ हवा ज़्यादा है, उच्च दाब है, वहाँ से हवा चलती है और उस क्षेत्र को भरने के लिए वो आती है। तो इसलिए फिर वो आंधियाँ वांधियाँ होती है और उनके साथ में फिर बारिश भी आ जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाने जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इन्हें दक्षिणी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। जेठ धारा क्या है? लगभग 27 किन्हें जाना जाता है, आप समझ गए ना कि ये जो पवने हैं, इसको थोड़ा देख लो। दक्षिण हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बढ़ते विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब की ओर, ये देखो आगे समझ में आ जाएगा जो मैप के हिसाब से। जेठ धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होती है। 23 डिग्री में उत्तर अक्षांश क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से थोड़ी ऊपर जो है आसमान में हवाएं चलती है, तो उनको जेठ धारा कहते हैं, जेठ धारा। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंध पश्चिमी जेठ धारा कहते हैं, क्योंकि 23 डिग्री के ऊपर क्या है? उपोष्ण है। समझ में आ गई ना बात? ये देखो, जैसे ये इसमें आया ना उपोष्ण, 23 डिग्री से ऊपर, ये हरे से ऊपर वाला उपोष्ण, ग्रीन कलर से ऊपर वाला, ये वाला, ये बीच वाला क्षेत्र, तो यहाँ जेठ धाराएं चलती है। ये आगे अपन मैप में और देखेंगे, ठीक है। तो इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा, क्योंकि पश्चिम से चलती है पूर्व की ओर। भारत में जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु में नहीं चलती और बाकी पूरे वर्ष 8 महीने हिमालय के दक्षिण में, हिमालय का दक्षिण का मतलब ये कश्मीर और पंजाब और ये क्षेत्र हो गया, इसमें ये चलती है। इसलिए इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो ये गर्मियों में तो चलती नहीं है, सर्दियों में चलती है। तो सर्दियों में क्या अपने साथ में ये भूमध्य सागर से नमी लेके आती है और इसलिए बारिश करवा देती है और अपने हो जाता है मावठ, ठीक है। और जेठ धारा यहाँ समझने की जरूरत नहीं, उसमें आगे 100 देखो, थोड़ा देख लो, 110 किमी प्रति घंटा और ऊंचाई है 184, ये 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई है इसकी। अब देखो प्रकृति का खेल है पूरा का पूरा। देश के उत्तर और दक्षिण पश्चिम में ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, ये अपन देख लिया। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। एक पूर्वी जेठ धारा और होती है जो प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिणी भारत में चलती है, और कितने डिग्री पे? 14 डिग्री पे। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आप जानते हैं, ये माउट वाउट के बारे में, भूमध्य सागर से जल लेके आते हैं, पश्चिम से आते हैं, सर्दियों में बारिश करवाते हैं। अब ये देखो आप सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे देखिए आप इसको, इतना ही ठीक रहेगा। ये है जनवरी का महीना। अब जनवरी के महीने में देखो आप, ये भारत है और ये हरा कलर है ना, ये ग्रीन, ये है वो जेठ धारा। तो ये इधर से भूमध्य सागर से आती है, हिमालय के दक्षिण से यानी उत्तरी भारत वाला इलाका से होते हुए जापान की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ चली जाती है। गर्मियों में नहीं चलती है। देखो गर्मियों में अपने इधर से बारिश आ रही है, वर्षा ऋतु में नहीं चलती, तो इधर वर्षा ऋतु में ये बारिश नहीं करवाती है, सर्दियों में करवा देती है, ठीक है। और तिब्बत का पठार से होते हुए एक ये भी है जेठ धारा, ये देखो 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह से होते हुए जाती है। तो धरातले पौने तो ये है तीर वाले, देखो धरातले पौने यूं आती है पहले ये, और फिर ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, इधर से धरातले पौने मुड़ जाती है राइट साइड,
राइट साइड, और मुड़ के और ये अपने ये ऐसे बारिश करवाती है। और बाकी कुछ धरातलीय पवनें इधर से इधर भी आती है, जो अपन कहते हैं ना ये पूर्वाई चल रही है, इनमें बारिश नहीं होती, ठीक है। या ये लौटते हुए मानसून से भी आती है, मानसून को लाती है साथ में। तो ये दो चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। जेठ जरा समझ में आ गई ना। ये जनवरी महीने की स्थिति। अब ये महीना देखो, जून का महीना। अब जून में देखो, ये ऊपर वाली नहीं दिखाई है, जून में ये नीचे वाली जेठ धारा एक यहाँ 14 डिग्री पे ये चलती है, 14 डिग्री पे ये यहाँ पे ये वाली, ये ग्रीन वाली, ये आती है इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर। और इस टाइम ये भी है इधर वाली ये, ठीक है, 14 डिग्री गर्मियों में। धरातलीय पवनें ये तीर वाली देखो, धरातलीय पवनें हैं। धरातलीय का मतलब ये धरातल की ओर जा रही है। और उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हो गया, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम देखो ये है इधर, तो ये वही है, वो घूम के आ जाती है। पर इस समय भारत में नहीं चलती, तब ये देखो भारत में से क्रॉस किया हुआ या नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ देखो ये जो क्षेत्र है ये मेडागास्कर द्वीप है, 20 डिग्री अक्षांश है यहाँ पे। यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, उच्च दाब। तो इनको भरने के लिए दूसरी जगह से हवाएं आती हैं। तो अब इतना आप सारा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ उच्च दाब का निम्न दाब, पर आपको ध्यान में रहे। अब है भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून में आप देख लो मुख्यतः बिंदुओं में, भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब वाला आएगा, जबकि इसके आसपास समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो देखो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है, ध्यान रखना। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। ये पिछले मैप में मैंने आपको दिखा दिया। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर भी उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से कहा जाता है। यानी जो दाब की स्थितियां बनती है ना, कभी उच्च दाब, कभी निम्न दाब, कभी तिब्बत में उच्च दाब, कभी समुद्र में उच्च दाब, तो ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिणी दोलन। जैसे दोलन का मतलब जो घड़ी में वो पेंडुलम हिलता है ना, वो दोलन उस हिसाब से। अल नीनो, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है, ठीक है। वायुदाब की स्थिति हिंद व प्रशांत में बदलती रहती है, उसे दोलन कहते हैं शॉर्ट में आपके हिसाब से। तो जो पेरू कहाँ पे है बताए, देखें आप कौन से महाद्वीप में है, कमेंट करके बताना आपके लिए। तो वहां से क्या है, ठंडी जलधारा है, वो चलती है हमेशा पेरू। मगर प्रत्येक 2 से 5 वर्षों के अंतराल में एक कुदरती सिस्टम है कि 4-5 सालों में उस ठंडी की बजाय उस साल गर्म आ जाती है हवा। तो पेरू तट से होकर आती है ये, यानी हर साल नहीं, 2-4 सालों से। तभी कहते हैं कि इस बार अल नीनो का प्रभाव है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से। अब आप ये इतनी स्थितियां बदलती क्यों दोस्तों? क्योंकि एक तो पृथ्वी खुद घूमती है, घूर्णन करती है, और एक सूर्य के भी चक्कर लगाती है। तो इस वजह से सूर्य की किरणें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह कभी ज़्यादा कभी कम पड़ती है। तो इस तरह से ये स्थान बदलते हैं। तो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंध अल नीनो से है। तो इस घटना को कहते हैं एनसो, अल नीनो दक्षिणी दोलन। अब ये अल नीनो क्या है, समझ में आ गया होगा। पुनः देख लो, अल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर, यानी केवल एक साल आई, हर साल नहीं आती, इसलिए अस्थायी है ये, गर्म जलधारा का विकास अल नीनो का नाम दिया गया है। मतलब पेरू में जो ठंडी धारा है उसकी बजाय गर्म आ गई, तो वो है अल नीनो। अब महाराष्ट्र में कहता ना कि अल है, अल नीनो का अल्यो, अब कहें गर्म, मतलब गर्म आ गई ठंडी की जगह। तो आप ऐसे याद रख लेना, अल नीनो का अल्यो, गर्म आ गई। तो अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। तो ये क्या है, धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, इसलिए इसको बेबी क्राइस्ट के रूप में व्यक्त किया है 25 दिसंबर के आसपास। तो अल नीनो की उत्पत्ति समुद्र के सतह के तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि भाई ये गर्म आ रही है ना, ठंडी की जगह गर्म आ रही है, तो तापमान को बढ़ा देती है। तापमान बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जो दाब की स्थिति उसमें परिवर्तन आएगा, तो उस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है तापमान बढ़ने से। मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनिक पवनें नियमित नहीं है। व्यापारिक पवनें तो क्या नियमित है, मतलब वो चलती रहती है। व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जो अरब व्यापारी हैं तो इन पवनों के अनुसार अपनी नाव को लेके आते थे कि भाई अब हवाएं अपने लिए पॉजिटिव है तो वापस चले जाओ, हवाएं इधर ला रही है तो इधर। जो है व्यापारिक पवनें तो क्या है, वो पवनें होती है जो नियमित समय से चलती है। मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती,
तभी कभी मानसून ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। मानसून का समय अमूमन जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर, तो देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने हो गए। 100 से लेकर 120 दिनों के बीच का होता है, ठीक है। और मानसून आता है उसे कहते हैं मानसून प्रस्फोटन, फटना। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है, यानी केरल के आसपास, और फिर यह 2 भागों में बंट जाता है। ये अपन मैप देखेंगे और समझ में आएगा। एक तो अरब सागर शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये 10 जून के आसपास मुंबई, तो 1 जून को क्या है, केरल। और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी वाली भी। और अरब सागर शाखा व बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है, यानी उधर से वे आ रही है, उधर से वो आ रही है, मिल गई। और दिल्ली में याद रखें राजधानी, इसलिए सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले से होती है, उधर वाली शाखा आती है। और जुलाई के प्रथम सप्ताह में राजस्थान भी आ जाता है मानसून, पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी वाला, और इधर अपने ये आ जाता है मानसून की वापसी। भाई अपने जैसे अरब सागर वाला तो पहले आ जाता है, ये 1 जुलाई के आसपास आ जाता है ना बांसवाड़ा में। मानसून की वापसी उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ हो जाती है, उत्तर पश्चिमी यानी जो असम वगैरह रोर द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। ये रीट में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये आपको देखना है क्वेश्चन तो पहला वीडियो देखना। आप सारे वीडियो देखे कि नहीं देखे, अगर कोई भी मिस कर दिया तो आपका टॉपिक रह जाएगा। वीडियो देखने का तरीका क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप ये जो ऊपर आई बटन है वो, या ये वीडियो समाप्त होगा तो लास्ट में बहुत सारे 2-3 आपको उपलब्ध करवाए हैं तरीके। तो द्वीपों पर सबसे पहले होगी, वो तो क्लियर ही है कि वो अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप वो पहले ही है ना। और मई के प्रथम सप्ताह में हो जाती है। और मानसून की वापसी भी क्रमशः है दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चलता है। तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है वहाँ पर द्वीपों पर लौटते हुए मानसून से बारिश हो जाती है। अब ये ऋतुओं वाला है, तो ये अपन अगले क्लास में देखेंगे। इससे पहले अपन मैप देख लेते हैं। और ये आया है अनअकैडमी के लिए। तो दोस्तों अनअकैडमी पर भी मैं उपलब्ध हूँ, आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करें। इंडिया का मोस्ट ग्रोइंग ऐप है ये, और इससे आप बहुत सारी क्लासेस तो निःशुल्क ले सकते हैं। मैंने भारत के इतिहास के करीब 20-25 टेस्ट है, इंडियन जियोग्राफी के हैं, राजस्थान जियोग्राफी के हैं। दोपहर में 12 से 1 बजे क्लास होती है, तो आप इसमें आइए और वो अटेंड कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और ये कोर्स चल रहा है प्लस बोर्ड पे, जिसमें जो शाम को 7 से 8 बजे क्लास है, और ये कोर्स करवाया जाएगा करीब 12-13 घंटे की क्लासेज में, 1-1 घंटे के हिसाब से। तो इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप MK ढाका कोड यूज़ करें और गेट 10% डिस्काउंट। और अब आपको दिखाते हैं मैप। ये शुरू में ही है, ये रहा, ये है मानसून का आगमन। इसको यूँ ठीक रहेगा, देखो जैसे यहाँ ये जून में आया मानसून, 1 जून, 3 जून इधर गया, तो ये, और ये फिर 10 जुलाई ये इधर से। और वो शाखा तो आपके समझ में आएगी होगी, 2 शाखाएं हिंद महासागर से बाद में कुछ हिस्सा इधर बंट जाता है, कुछ इधर बंट जाता है। फिर 15 जून ये अब देखो ये थोड़ा हिस्सा रह गया, ठीक है। ये लद्दाख वाला भी हिस्सा ये इधर मुड़ गया ना, इसलिए थोड़ा कश्मीर में लद्दाख वाला हिस्सा रह गया, ये इस तरह से, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी वाला यूँ इस तरह से ये चला जाता है, कुछ हिस्से इसके इधर आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी वाले के। और ये अंडमान निकोबार में, इनमें वो पहले ही हो जाता है, लक्षद्वीप में बारिश। अब ये लौटता हुआ मानसून है, तो इसको भी आप देख लो वापस लौटते हुए से। तो लौटते हुए से भी यहाँ बारिश हो गई, यहाँ हो गई, इधर हो गई, इधर से आ रहा है ये। तो इसमें ये 15 अक्टूबर, फिर ये 1 नवंबर, फिर 15 नवंबर, ठीक है, दिसंबर। तो ये जो तट है, ये चेन्नई वाला, तमिलनाडु के आसपास वाला जो वृष्टि छाया था, जो पिछले में जैसे ये जो वृष्टि छाया था, तो इस पे लौटते हुए मानसून से बारिश हो गई। तो प्रकृति और ईश्वर जो है सभी को कुछ ना कुछ दे ही देता है सिस्टम, कि भी जाते समय नहीं तो आते समय सही, थोड़ा लेट ही सही पर मिलेगा सबको। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे विशेष निवेदन है कि कोरोना की महामारी से इस महासंग्राम में हम सब एक रहें, एकता की भावना रखें, और मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो लोगों से मिलने से बचें, अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं, घर पे आके हाथ धोएं, और हाथों को बाहर घर पे आने से पहले
नाक के आंखों के नहीं लगाएं। सब्जी जहाँ तक संभव हो सावधानी से खरीदें, उसको धोएं अच्छे से, फिर बनाएं। और पतंग नहीं उड़ाएं, पतंग से भी सुना है ये फैल रहा है। और सावधानी रखें, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। योग प्राणायाम करके अपनी जो क्षमता है, ऊर्जा है, उसको बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।